नमस्कार, आज का बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि आज दिन भर बाजार में किस तरह का कारोबार देखने को मिला, दिन के दौरान अहम खबरें कौन कौन सी आई और मार्केट एक्सपर्ट से भी हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। इस बीच उनका क्या व्यू बन रहा है बाजार पर, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आज बाजार में हमने देखा कि आखिरी कुछ घंटों में निश्चित स्तरों से एक अच्छा रिकवरी बाजार में देखने को मिली। दिन भर एक दायरे में कारोबार करते हुए नजर आए। 18,000 के लेवल्स को कहीं ना कहीं होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। लग रहा था कि 18,100 भी पार कर पाएगा या नहीं, लेकिन फिर आखिरी कुछ घंटों में घूमा बाजार और हमने जो क्लोजिंग देखी वो 18,200 के पास देखी। तो अनुमान के मुताबिक ही एक्सपायरी देखने को मिली, लेकिन सरप्राइजिंग मूव था। शायद इसकी उम्मीद बाजार नहीं कर रहा था, बट काफी अच्छी क्लोजिंग आज दिसंबर आखिरी साल का जो आखिरी एक्सपायरी थी उसमें देखने को मिली है। और दिन भर किस तरह का कारोबार रहा बाजार में, एक बार ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ डिम्पी कारा जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। डिम्पी, बताइए आज की एक्सपायरी कैसी रही, कैसे देखा आपने और दिन भर किस तरह का कारोबार रहा? देखिए, आज 12 बजे से पहले का मार्केट और 12 बजे के बाद के मार्केट में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था, क्योंकि पहले 12 बजे का मार्केट टिपिकली साइडवेज रेंज में फंसा हुआ, जिसमें 18,000 सपोर्ट थी, 18,200 को पार करने का हिम्मत नहीं थी, दम नहीं था। और पिछले 2-3 दिन से आप ऐसा ही कुछ देख पा रहे थे। लेकिन आज 12 बजे के बाद टिपिकली वायदा बाज़ार की एक्सपायरी का एक्शन आपको मार्केट के अंदर आते हुए दिखा और एक तरफा हमने तेज़ी बनते हुए देखी है। ये तेज़ी बैंक निफ्टी और निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में ज़्यादा थी, जहाँ पे 43,200 के ऊपर आके हमने क्लोज किया और एक ज़ोरदार मोमेंटम करीब 750 से 800 पॉइंट का बैंक निफ्टी में रिकवरी के तौर पर देखा। और ये 800 पॉइंट आप यकीन मानिए कि कम से कम आपको 3 से 4 दिन में टोटल गेन नहीं हुआ होगा, जितना 800 पॉइंट का गेन मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ लास्ट के आधे पौने 1 घंटे के अंदर जोड़ लिया था। एक और चीज़, आज एडवांस डिक्लाइन अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो वहाँ पे कांटे की टक्कर थी। 1000 शेयर बढ़ रहे थे तो 900 शेयरों के अंदर गिरावट भी थी। इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर जो वेटेज वाले शेयर्स थे, खासकर दिग्गज बैंकिंग वाले और कुछ हद तक मेटल और आईटी के शेयर्स ने ही बाजार को ऊपर किया है। ज़्यादातर शेयरों का पार्टिसिपेशन नहीं था। ये पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप आज जो एक्सपायरी के हिसाब से देख रहे हैं तो 3 साल की दिसंबर की बेहतरीन एक्सपायरीज में से एक थी, लेकिन इस बार की एक्सपायरी जो दिसंबर की हुई है वो नेगेटिव हुई है और 3 साल का जो पॉजिटिव क्रम था वो टूट गया। जनवरी का 3 साल का नेगेटिव क्रम हमारे सामने है, जिसके अंदर हमने एंटर किया है। ज़्यादातर मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये कहते हैं कि जनवरी का महीना ठीक रहेगा, क्योंकि दिसंबर की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। अब मैं आपको बताता हूँ निफ्टी के अंदर आज स्ट्रॉन्ग शेयर कौन से थे जिन्होंने आज बाजार को संभालने की कोशिश की और आज निफ्टी के टॉप गेनर बने हैं। आयशर मोटर, भारती एयरटेल, साथ ही एसबीआई, टाटा स्टील, ये कुछ 4-5 बड़े शेयर्स थे जिनकी आज मजबूती से आज बाजार ने 18,200 को अचीव किया। जो हमारा पोल था, जिस रेंज के अंदर हम कह रहे थे कि मार्केट दोनों साइड का स्विंग दिखा के इसी रेंज में रहेगा, उसको अचीव किया और क्लोजिंग हुई 18,191 पे। इसके अलावा इंडसइंड बैंक के अलावा अदानी पोर्ट्स यानी अदानी ग्रुप के शेयर्स भी काफ़ी अच्छे लास्ट में चलते हुए दिखे। अदानी पोर्ट्स उसमें से एक था। इसी निफ्टी के टॉप लूजर्स काउंटर भी मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूँ। अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो अपोलो हॉस्पिटल, फार्मास्यूटिकल शेयर, हॉस्पिटल शेयर्स थोड़े पीछे हटे। आज टाइटन के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई, पिछले 2-3 दिन से शेयर चल रहा था। इसके अलावा डिविस स्लैब, कोल इंडिया, HUL, ये कुछ एक और शेयर्स थे जो आज लाल निशान में बंद होते हुए दिखे हैं। मैं आपको आता हूँ तो छोटे और मझोले शेयर्स की अगर आप कैटेगरी चेक करेंगे तो वहाँ पर भी आज उसका जो इंडाइसिस है यानी कि उसका जो इंडेक्स है वो मात्र 25 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ है। तो वहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा मजबूती नहीं थी। हाँ, लेकिन उन्होंने अपने इंट्राडे डैमेज को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किया। इसके जो शेयर्स बढ़े उसमें इंडियाबुल हाउसिंग, आपको पता है टिपिकली एक्सपायरी का शेयर है, ये बहुत ज़ोर से चला। आज 8% ऊपर, 8 रुपये ऊपर जाके बंद हुआ। अदानी टोटल गैस के अंदर अच्छी मजबूती आती हुई दिखी। फेडरल बैंक, RBL बैंक, 2 छोटे बैंक आज हमको मजबूती के साथ बढ़ते हुए दिखे। इसी कैटेगरी में जो कमज़ोर थे वो थे श्रीराम फाइनेंस। आपको पता है दोनों कंपनीज का मर्जर हो चुका है, फाइनेंस नाम की एक कंपनी है। इसके अंदर हमको आज 76 रुपये का नुकसान बनते हुए दिखा। अमर राजा बैटरी का लिक्विडेशन हुआ क्योंकि F&O से बाहर जा रहा है, ये आज कमज़ोरी के साथ था। आज यूनियन बैंक, चोला इन्वेस्टमेंट और SRF जैसे शेयर्स आज ये लाल निशान में थे। कुल मिला के मार्केट की आज के सेकेंड हाफ की एक्सपायरी का एक्शन बाजार के 2 डैमेज कंट्रोल करके गया, जो कि 18,200 को अचीव करवा गया और साथ ही 43,000 के ऊपर बैंक निफ्टी को क्लोज करवा के गया है। अब कल का दिन शुक्रवार है,
जनवरी सीरीज़ का और नए साल की सीरीज़ का पहला दिन होगा। देखते हैं कल मार्केट कैसे ट्रेड करता है। वॉल्यूम थोड़ा कम है बाजार में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो साल खत्म होते होते जाते जाते दिसंबर सीरीज कुछ राहत देखी गई है और अब अगली सीरीज की शुरुआत में एक तेजी का कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। और जैसा कि डिम्पी बता रहे थे कि अच्छी बात ये थी कि 18,200 के लेवल्स को भी हमने देखा और बैंक निफ्टी ने भी बड़ी मजबूती के साथ जो 43,000 का लेवल था वो पार किया। तो ये थी बाजार के आज का एक्शन और एक्सपायरी के दिन का भी एक्शन अभी आपको डिम्पी बता रहे थे। लेकिन इस दौरान खबरें कौन कौन सी आई एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। और हवाई यात्रियों के लिए एक काफी अच्छी खबर निकल कर आ रही है। 2 मंथ फॉरवर्ड किराए यानी फरवरी के किराए में कमी आ चुकी है। इस पर ज्यादा डिटेल्स के लिए चलते हैं सौमित के पास। सौमित बताइए। तो हमने आज सुबह एयर टिकट प्राइसेस चेक किए थे टॉप 20 रूट्स के लिए और हमने 7 डे फॉरवर्ड के प्राइसेस चेक किए और 2 महीने फॉरवर्ड के प्राइसेस चेक किए। तो उससे हमें ये पता चला है कि जो 7 डे फॉरवर्ड प्राइसेस है वो इधर सेम रहे या थोड़े बहुत बड़े हैं, बट जो 2 मंथ फॉरवर्ड टिकट प्राइसेस है वो उसमें हमें एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और उसी के साथ अगर हम देखें तो पहले हमने ये ट्रेंड देखा था कि 7 डे फॉरवर्ड प्राइसेस जो थे वो 2 मंथ फॉरवर्ड प्राइसेस से कम चल रहे थे, बट अभी वो ट्रेंड रिवर्स हो चुका है और 2 मंथ फॉरवर्ड टिकट प्राइसेस जो है वो अभी कम हो चुके हैं कंपेयर टू 7 डे फॉरवर्ड टिकट प्राइसेस। तो 2 मंथ फॉरवर्ड के हिसाब से अगर हम देखें तो टॉप 5 रूट जहां पे सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है एयरफेयर्स में वो है पुणे दिल्ली, दिल्ली कोलकाता, मुंबई कोलकाता, दिल्ली पटना और पटना दिल्ली। ये सारे रूट्स में जो एयरफेयर्स है वो करीब 15 to 24% से कम हो चुके हैं। अब इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यह है कि एयरलाइन कंपनी शायद कस्टमर्स को जो फ्यूल प्राइसेस गिर चुके हैं अब उसकी बेनिफिट पास ऑन कर रही है सो दैट वो भी थोड़ा बहुत कम, उन पे भी थोड़ा बहुत बोझ कम हो जाए हायर फ्यूल प्राइसेस का। और उसी के साथ अगर हम देखें तो Q4 जो है जैन से मार्च का जो पीरियड है वो सीजनली हमेशा वीक रहता है किसी भी एयरलाइन कंपनी के लिए। तो इसी कारण शायद उन्होंने फेयर्स कम कर दिए हो जिसके कारण वो डिमांड को बूस्ट कर सके एक सीजनली वीक पीरियड में। उसी के साथ अगर हम देखें तो थर्ड क्वार्टर जो अब खत्म हो रहा है इसमें कैसे एयरलाइन कंपनीज की परफॉर्मेंस रही है, जो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस है और जो हमें पता चल रहा है उससे ये समझ आ रहा है कि जो थर्ड क्वार्टर FY23 है इसमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स रिपोर्ट कर सकती है एयरलाइन कंपनीज जैसे कि इंडिगो और स्पाइस जेट। क्यों? क्योंकि फ्यूल कॉस्ट कम थे, करेंसी काफ़ी स्टेडी थी, टिकट प्राइसेस काफ़ी हाई थे, पैसेंजर लोड फैक्टर्स जो कि यूटिलाइजेशन लेवल्स थे वो भी हायर थे ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। और एयर ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है Q3 FY23 में। इनफैक्ट अगर हम देखें तो इस क्वार्टर में प्री कोविड लेवल से भी ज़्यादा की एयर ट्रैफिक हमें कुछ इंस्टेंसेस में देखने मिली है। तो काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है Q3 ऑफ FY23 एयरलाइन कंपनीज के लिए। बिल्कुल, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च यहाँ पर। अगर आपके ट्रैवल प्लान्स हैं तो आप अभी कुछ योजना बना सकते हैं क्योंकि सीजनली एक वीक क्वार्टर होता है और काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हवाई किराए में यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है। तो अगर आपके कुछ प्लान्स हैं तो उसके लिए आप योजना भी से बना सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई हवाई यात्रा की, लेकिन अब इस बीच रेलवे सेक्टर को भी लेकर एक खबर आ रही है और अब ट्रैक मुड़ने पर ट्रेनों की गति जो धीमी पड़ जाती थी अब वो पुरानी बात हो सकती है क्योंकि अब सरकार एक नई टेक्नोलॉजी लाने पर विचार कर रही है बजट में, जिसको कि कहते हैं टिल्टिंग टेक्नोलॉजी। अब इसके क्या मायने हैं, किस तरह की प्लानिंग हो रही है सरकार की तरफ से, ये एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ समीर दीक्षित जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। समीर, बताइए। भारतीय रेलवे का सेमी हाई स्पीड मोबिलिटी पे ज़बरदस्त फोकस है, यानी कि तेज़ गति से लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना, ट्रैवलिंग टाइम को कम करना। इस दिशा में वंदे भारत ट्रेन पहला सफल कदम रहा है, लेकिन अभी भी चुनौतियां तमाम हैं। उनमें से एक बड़ी चुनौती है ट्रैक्स के कर्व्स, यानी कि घुमावदार ट्रैक्स पे ट्रेन की जो गति है वो काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन सूत्रों की माने तो रेलवे ने इस समस्या का, इस चैलेंज का एक समाधान खोज लिया है और उस तकनीक का नाम है टिल्टिंग टेक्नोलॉजी। टिल्टिंग टेक्नोलॉजी दरअसल वो तकनीक है कि जब ट्रेन में ये तकनीक होती है तो कर्व्स पे ट्रेन अपनी एवरेज स्पीड को, हाई स्पीड को मेंटेन कर पाती हैं। फिलहाल ये टिल्टिंग टेक्नोलॉजी दुनिया के चुनिंदा देशों के पास में है, मसलन इटली, रशिया, जर्मनी, स्पेन, चाइना, इन जैसे ही देशों के पास में टिल्टिंग टेक्नोलॉजी है। लिहाजा सूत्रों की माने तो रेलवे मंत्रालय तैयारी कर रहा है एक ग्लोबल टेंडर लाने की। संभवतः अगले साल रेलवे इस टिल्टिंग टेक्नोलॉजी के लिए एक ग्लोबल टेंडर जारी कर सकता है। रेलवे की योजना यह है कि टिल्टिंग टेक्नोलॉजी को भारतीय रेलवे के लिए लाने के लिए एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर को
उसके साथ में टाई अप किया जाए। एक टाई अप करने के लिए ये एक ग्लोबल टेंडर बनाने की तैयारी चल रही है। सूत्रों की माने तो कई दौर की बैठकें भी इन ग्लोबल प्लेयर के साथ में हो चुकी हैं। तो ये जो देश जिनके पास में टिल्टिंग टेक्नोलॉजी है वो भारत में लाने की तैयारी इस वक्त चल रही है। आपको याद होगा कि साल 2016 में स्पेन की टालगो ट्रेन बहुत चर्चित रही है, क्योंकि टालगो ट्रेन उसमें टिल्टिंग टेक्नोलॉजी थी, जिसका सफल ट्रायल भारत में नई दिल्ली से मुंबई के बीच और एक और कॉरिडोर के बीच में किया गया था। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सरकार की कोशिश ये है कि टिल्टिंग टेक्नोलॉजी को भारत में लाया जाए, जिसके लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ में हाथ मिलाया जाए। इसको चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना है। शुरुआत में 100 वंदे भारत ट्रेन में टिल्टिंग टेक्नोलॉजी लगाने की योजना है और इसी दिशा में सरकार संभवतः अगले साल एक ग्लोबल टेंडर जारी कर सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ऐसे ही बजट से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी और अभी फिलहाल रेलवे सेक्टर से जुड़ी ये खबर आई है जो कि हमने आपके सामने रखी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नए साल में हम काफ़ी सारे मार्केट एक्सपर्ट से उनका आउटलुक भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। नए साल में बाजार धमाल मचाएगा या फिर वहां पर कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा? 2023 में किस सेक्टर और थीम पर फोकस करें? आउटलुक 2023 में हमसे खास बातचीत की इक्विनिमिटी वेंचर्स एलएलपी के मैनेजिंग पार्टनर राजेश सहगल ने। आइए आपको सुनवा देते हैं उन्होंने क्या कहा। आपने बहुत सही किया कि मिक्स सिग्नल्स हैं और सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली भी अगर आप देखें तो काफी मिक्स सिग्नल्स हैं। जो मार्केट पे बुलिश हैं, जो ऑप्टिमिस्ट हैं, उनके लिए काफी डेटा पॉइंट्स हैं और जो मार्केट में बेरिश है, पेसिमिस्टिक लोग हैं, उनके लिए भी काफी डेटा पॉइंट्स हैं। तो ऐसे में मेरा लास्ट टाइम भी जब हमारी बात हुई थी पिछली बार, तो मेरा कहना यही था और मैं रिपीट करूंगा कि मार्केट जो है बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक हो चुका है पिछले कुछ महीनों से। 2021, 2020 और 2021 जैसे कि आपने कुछ भी खरीदा और वो आप थोड़ा इंटेलिजेंट है और मार्केट ऊपर गया, आपने बहुत पैसे बनाए, वो आई थिंक वो मार्केट अभी चेंज हो चुका है। और जैसे ही मार्केट चेंज होता है उसकी साइकिल के अनुसार हमें अपनी इन्वेस्टमेंट स्टाइल और हमें अपना इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी चेंज करना चाहिए। तो आज का मार्केट जो है और जो आउटलुक 2023 जिसकी हम बात कर रहे हैं, आई थिंक उसको देखते हुए और जो हमारा असेसमेंट है उससे यही है कि स्टॉक स्पेसिफिक रही है। ये मार्केट में काफ़ी कंपनीज ऐसी होंगी जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी और काफ़ी कंपनीज ऐसी निकलेंगी 2023 में जो काफ़ी नुकसानदायक होंगी। तो अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी स्टॉक्स पे फोकस करिए एज इन्वेस्टर्स। ये मार्केट इंडेक्स लेने वाला मार्केट नहीं है, ये स्टॉक्स लेने वाला मार्केट है। हम तो काफी समय से बोल रहे हैं कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज को देखिए आप, और आई थिंक 23 में ये ट्रेंड बना रहेगा। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज जो सेक्टर है उस पर अपना ध्यान बनाए रखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन जो इंडिया में काफी चल रहा है, आप किसी भी शहर में चले जाइए, आप अगेन नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, आप किसी भी शहर में चले जाइए, हर शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, काफी काम चल रहा है। तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट्स कर रही है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है, तो सीमेंट, एल्यूमिनियम, स्टील, ये सबका यूज होता है उसमें। तो आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रिलेटेड और इंफ्रास्ट्रक्चर कमोडिटी रिलेटेड ये सेक्टर भी आई थिंक अच्छा रहेगा 2023 के लिए। और तीसरा सेक्टर जो है, जो हमारा सबसे चाहिदा सेक्टर है, वो है टेक्नोलॉजी सेक्टर। सो टेक्नोलॉजी सेक्टर है 21 तो बहुत अच्छा था, 22 में थोड़ा प्रेशर रहा आगे जियोपॉलिटिकल व्यूज की वजह से। सो आई थिंक 23 में जैसे ये जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी की आई थिंक फर्स्ट 6 मंथ्स में मुश्किल है, गिवन जो हम देख रहे हैं, रशिया जो बातें कर रहा है, यूक्रेन जो बातें कर रहा है, यूएस का जो बिहेवियर है, यूरोप का जो बिहेवियर है, तो ये 3-6 महीने में तो रिजॉल्व होने से रहा, ऐसा हमारा व्यू है। तो बट जैसे इसमें स्टेबिलिटी आएगी, आई थिंक वो थर्ड सेक्टर जो टेक्नोलॉजी का सेक्टर है उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। और भारत गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल यानी कि जीसीसी के साथ फ्री एग्रीमेंट ट्रेड के तहत 65% से ज्यादा सामानों पर ड्यूटी कम करने पर विचार कर रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं मेघना मित्तल के पास। मेघना, बताइए और क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, जैसा कि हम देख रहे हैं, इंडिया जो वेरियस कंट्रीज़ के साथ जो एफटीए बना रहे हैं वो काफ़ी ग्रेट स्पीड पर प्रोग्रेस चल रही है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का एफटीए भी अब इफ़ेक्ट में आ रहा है। जहां तक
FTA इंडिया FTA की बात है GCC के साथ। हम जानते हैं GCC जो है एक 6 कंट्रीज़ का यूनियन है, गल्फ़ कंट्रीज़ का। तो जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, इस FTA के तहत गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है, ये विचार कर रही है कि 65% ऑफ टैरिफ लाइंस पर जो टैरिफ रिडक्शन दिया जाए और आने वाले कुछ सालों में ग्रेडेड रिडक्शन की तरफ गवर्नमेंट सोच रही है। ये जो GCC के साथ FTA है, ये गवर्नमेंट का मानना है कि बहुत हद तक जो UAE के साथ FTA हुआ था उसी लाइंस पर बनेगा, क्योंकि जो इंडिया UAE FTA है उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स गवर्नमेंट को देखने मिल रहा है। उसमें जो एक्सपोर्ट्स है उसमें भी काफ़ी जंप आया है, 13.5% तक जंप देखा जा रहा है। $15.39 बिलियन तक जो है वो पहुंच चुके हैं इंडिया के एक्सपोर्ट्स UAE की तरफ FTA के बाद। तो उसी को देखते हुए गवर्नमेंट ये सोच रही है कि इंडिया UAE का जो FTA होता है उसी पर ही सिमिलर लाइंस पर ग्रेड रिडक्शन दिया जाए आने वाले कुछ 5-10 सालों में। लेकिन अभी फ़िलहाल 65% तक जो आइटम्स हैं उस पर रिडक्शन देने की बात अभी चल रही है। ये हम जानते हैं कि GCC के साथ पहले भी 2 बार 2006-2008 में गवर्नमेंट FTA का डिस्कशन स्टार्ट कर चुकी है, लेकिन वो फाइनलाइज नहीं हो पाया था। कुछ हर्डल्स आ गए थे। तो इस बार गवर्नमेंट का मानना है कि एटलीस्ट जून नेक्स्ट ईयर तक ये पूरा जो FTA है वो फाइनलाइज हो जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मेघना आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए टीना उस प्रदेश के साथ। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।